गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट पढ़ा था और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of alternating current, root mean square value of alternating current। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर हमको याद है तो हम लोगों ने पढ़ा था ईएमएफ होता है जो किसी भी एसी का वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई को तो होता था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा एक इक्वेशन था, ये था हमारा करंट ईएमएफ का और ये था हमारा करंट का। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, तो प्रॉब्लम क्या है हमारा कि ये होता है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अब ये करंट लगातार चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। द करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, लगातार चेंज होते जा रहा है। अब जब ये लगातार चेंज हो रहा है करंट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारा कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू जा रहे हैं, क्योंकि हमको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू जा रहे हैं। तो हम करंट कैसे कहें कि भाई करंट क्या है सर्किट में, तो एक तरीका उसका था कि हम मीन वैल्यू निकाल लिए। तो मीन वैल्यू हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकाले थे। हाफ साइकिल का मीन वैल्यू हमारा क्या हुआ था, तो हुआ था 0.67 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। That was for the half cycle, and for the full cycle the mean value comes to be 0. Okay, तो अब अगर हम मीन वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेके करंट मेजर करने चले एसी सर्किट में, तो पता क्या होगा, हमको बस जीरो वैल्यू जाएंगे। करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो जीरो फ्लो कर रहा है। ईएमएफ कितना है सर्किट में, तो जीरो है। तो अगर हम डीसी अप्लायंसेस को यूज करना शुरू करते हैं एसी अप्लायंसेस में, तो हमको करंट और ये सब का वैल्यू क्या आएगा, तो बस जीरो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। मीन्स व्हाट इज द यूज, मतलब हम करंट मेजर ही नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लोग को रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। रूट मीन स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर डिफरेंट टाइम्स में करंट डिफरेंट है, सपोज कर I1 I2 I3 I4 and IN is the current for different times. In that case, the root mean square value of current, तो सबसे पहले करंट को स्क्वायर कर दो, करंट को स्क्वायर कर दो, उसका मीन ले लो, n है तो n से डिवाइड करते तो मीन हो गया और इसका स्क्वायर रूट ले लो। सो स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर रूट ऐसा होना चाहिए था, स्क्वायर मीन रूट, बट उसका अच्छा लगा नहीं तो इसलिए उसको बोल दिया रूट मीन स्क्वायर। सो डैट इज द बेसिकली द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और क्योंकि भाई प्लस और माइनस सब केस में हम इसको स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो कोई चांस नहीं है कि ये जो हमारा करंट है वो जीरो हो। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट जीरो नहीं होता है, फुल साइकिल के लिए भी और हाफ साइकिल के लिए भी। तो हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, तो फुल साइकिल के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट देख सकते हैं इसके। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हमारे पास करंट हो, ठीक है, अगर हमारे पास करंट दिया हुआ हो, ठीक, तो करंट कैसे देते हैं भाई हम, तो लेट अस टेक अ सर्किट, ये एक रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक, फॉर दिस रेजिस्टिव सर्किट हम लोग
AC से इसको करंट किया है, तो T टाइम में इसके अक्रॉस H हीट प्रोड्यूस हुआ। किसके अक्रॉस? तो इस रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस। सो T टाइम में इस रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? तो H हीट प्रोड्यूस हुआ। नाउ अगर इस AC सर्किट को हम लोग DC सर्किट से कन्वर्ट कर दें तो T टाइम में ही उसी सर्किट के अक्रॉस उतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स फॉर द सेम टाइम ऑफ पीरियड अक्रॉस द सेम रेजिस्टेंस, फॉर द सेम टाइम पीरियड अक्रॉस द सेम रेजिस्टेंस, the amount of heat must flow, to produce the same amount of heat, the current must flow through the DC circuit. That DC circuit which is flowing through the circuit which produces the same amount of heat during the same time period during the same resistor is called the mean value of alternating current. This mean value, this current, this steady current of the DC circuit will be called the mean value of AC current. Okay. तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, चलते टॉपिक पे। फिर हमको फाइंड आउट करना है RMS वैल्यू, सॉरी, दैट वाज नॉट द मीन वैल्यू, दैट वाज द RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। सो अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम में सेम रेजिस्टिव सर्किट के क्रॉस प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट हमारा फ्लो करेगा सर्किट में उसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है। नाउ इफ वी हैव अ सर्किट, तो भाई हमारे पास एक AC सर्किट के लिए इक्वेशंस हमारे पास होते हैं E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t एंड I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, ऐसे सर्किट्स के। नाउ इफ H is heat flowing across a circuit, सो H इक्वल टू क्या होता था? H इक्वल टू हम बचपन में पढ़े हुए हैं, बचपन में तो क्लास 10th में। H इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू T। द हीट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट H इज गिवन एज I स्क्वायर R T। फाइन। नाउ I इक्वल टू क्या होता है? I0 साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन होता है हीट का। नाउ अब भाई यहाँ पे करंट तो कांस्टेंट है नहीं ना, करंट कांस्टेंट होता तो फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को शॉर्ट कर लेते हैं, टाइम को कर लेते हैं dt, और dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस करता है वो निकाल लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ dt। तो dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा भाई, तो मान लेते हैं dh अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो dh इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू dt टाइम में dh अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ। I इक्वल टू क्या पढ़ा है, तो I0 साइन ओमेगा टी होता है, तो हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt। ठीक, dh इक्वल टू I0 का साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt। तो ये हो गया हमारा I0 स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक, I0 स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट। नाउ अगर हमको टी टाइम में होगा, हमको हीट फाइंड आउट करना है पूरे टी टाइम के अक्रॉस, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके टी तक के लिए, 0 से लेके h तक के लिए।
तो डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एच आई नॉट स्क्वायर आर क्या है कांस्टेंट, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके टी तक के लिए। तो क्या हो गया हमारा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से लेके टी तक के लिए। बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो हम लोग किए नहीं है, ठीक है, तो कैसे उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो टू इंटीग्रेट दिस हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस के फंक्शन में, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेकर टी तक। पढ़े 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर, इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस 1/2 को बाहर कर देते हैं, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट जीरो से टी, लिमिट जीरो से टी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन, तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी लिमिट जीरो से टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा लिमिट जीरो से टी, ठीक। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये वैल्यू हो गया टी सिंपली माइनस 1/2 ओमेगा, वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, ठीक। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, तो हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई इंटू टी माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू 0 माइनस 0, तो ये हमारा वैल्यू आ गया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई, ठीक। आई नॉट स्क्वायर आर, आई नॉट स्क्वायर आर, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ठीक। नाउ ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एच आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2, 3 वाट एवर ले लेते हैं, ठीक। अब अगर आई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट, अगर ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट है तो ये करंट भी उतना ही टाइम में उसी सर्किट के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर टी और H इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, टी कैंसिल, आर कैंसिल, जो कैंसिल हो गया कैंसिल कर देते हैं,
तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया आई नॉट बाई √2। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट जो हो गया वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू, करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई नॉट बाई √2 के बराबर होगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट विल बी आई नॉट बाई √ टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट विच विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ठीक, दैट्स ऑल। सो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें, √2 का वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 0.707 टाइम्स द मैक्सिमम करंट इन आई नॉट। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट विल बी 0.707 टाइम्स द मैक्सिमम करंट और 70% ऑफ मैक्सिमम करंट। तो अगर हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट फाइंड करना है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम करंट के देख के। और आई आर एम एस is also called I virtual, is also called I effective, and that should be equal to 0.0707 times the maximum current I naught. So root mean square value of current is equal to IB equal to I effective, which is equal to 0.707 times the maximum current. Got it? तो ये हमारा होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना। किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक, ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक है द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। ठीक, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एसी सर्किट पढ़ते हैं, AC circuit which contains inductor only, sorry, resistor only. We have to study an AC circuit in which we have only a resistor. AC circuit जिसमें क्या हो, तो बस रजिस्टर हो, वो हमको सर्किट पढ़ना है। ठीक, तो हम ले लेते भाई एक सर्किट, रजिस्टिव सर्किट। ये हमारा रजिस्टिव सर्किट है, इसका EMF हम ले लेते हैं, E है। ठीक, तो हमारा DC करंट के साथ हमारा तो रिलेशन जो था, जो हम लोग देख ही चुके हैं, बट AC करंट के साथ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। AC करंट के साथ इक्वेशन थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं। तो देखते हैं कैसा हो रहा है। भाई हमको पता है, क्या पता है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, चलेगा। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्सो ओम्स लॉ से हमको क्या पता है, तो E इक्वल टू होता है IR। ठीक, तो E को लिख सकते हैं हम लोग IR इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू लिखते हैं E नॉट बाई R इंटू साइन ओमेगा टी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज गोइंग टू गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव अराइव्ड टू। कहाँ हम पहुँच गए। तो हमारे पास था E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और हम पहुंच गए I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी पे। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से हम लोग पहुंच गए I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपली, तो ये इक्वेशन आ गया EMF का, और ये इक्वेशन हो गया करंट का। तो दिस इज द बेसिक चेंज, EMF से करंट पे हम लोग ऐसे पहुंच पाए। मतलब ये अगर हम इसको वेव के रूप में, अगर इसको हम लोग EMF और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकें वेव डायग्राम के टर्म्स में, तो वेव डायग्राम हमको क्या बताएगा
तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकें E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, अगर ये EMF का इक्वेशन है तो ये हमारा जो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम बोलेंगे ई नोट। क्योंकि ये जो EMF का इक्वेशन है ये फॉलो कर रहा है साइन के कर्व को, इट इज फॉलोइंग, यू कैन से दैट इज सिंपली द ग्राफ ऑफ साइन एंड I इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम साइन कर्व, देयर इज नो फेज डिफरेंस। देख सकते हैं ये फेज होता है, फेज में कोई चेंज नहीं है, तो हमारा जो I है वो I भी कुछ इसी तरीके से बढ़ेगा और कुछ इसी तरीके से घटेगा। तो दैट वैल्यू ऑफ करंट विल बी नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या हमको मिला क्या, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है और ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ, यानी वो ई का ग्राफ है, ये आई का ग्राफ है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, in case of a resistive circuit the current and voltage are following the same time function, टाइम का फंक्शन दोनों के लिए सेम है, दोनों एक साथ राइज कर रहे हैं, दोनों एक साथ ड्रॉप कर रहे हैं। सो फॉर एन AC circuit which is having current and voltage, the current and voltage are following the same path, एक ही साथ राइज करना, एक ही साथ ड्रॉप करना, that is the basic thing with the an AC circuit, fine। नाउ फॉर AC सर्किट्स के लिए हम लोग कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक AC सर्किट है कि थोड़ा सा करंट जो होगा वो वोल्टेज से थोड़ा सा नीचे चलेगा, इसके पीछे लॉजिक है। हमको ये करंट कैसे मिल रहा है, करंट I नोट इज गेटिंग बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF बाई R से डिवाइड करने के बाद मिल रहा है। अगर R का वैल्यू ऑब्वियसली 1 ओम से तो कम होगा नहीं, अधिक ही होगा, तो क्योंकि R का ओम अधिक है तो हमारा जो I नोट होगा वो E नोट से कम होगा, इसलिए नीचे नीचे फॉलो कर रहा है, उसको ऊपर नहीं जा रहा है उसके, ठीक है। तो दैट इज द वेव डायग्राम एसोसिएटेड विथ अ रेजिस्टिव सर्किट, ओके। नाउ इसमें एक होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम लोग करंट और वोल्टेज को के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश शो करते हैं, करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसमें जो क्या कहते हैं, तो इसमें करंट का या EMF का मैक्सिमम वैल्यू ये ओमेगा के एंगुलर फ्रिक्वेंसी से रोटेट करता हुआ नजर आता है। तो ई नोट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो टी टाइम पे कितना एंगल कवर करेगा, तो टी टाइम पे ये एक पर्टिकुलर एंगल कवर कर लेगा, कितना, ओमेगा टी। तो ई नोट टी टाइम पे कितना एंगल कवर कर लेगा, तो ओमेगा टी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। अब इससे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, जो हम प्रोजेक्शन देंगे इसका वाई एक्सिस पे, दैट इज गोइंग टू गिव अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। तो इस टाइम पे अगर इसको हम ड्रॉप करते हैं तो ये हमको क्या दे रहा है, 0, देख सकते हैं 0 है। कुछ देर और आगे बढ़ा तो इसको हम ड्रॉप किए तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF E। तो भाई देख रहे हैं कि ये जैसे से ऊपर जा रहा है वैसे से वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही एक बार यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू E नोट, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू हो गया E नोट। अब इसके बाद जैसे से ये इधर आएगा तब वैल्यू फिर से घटना शुरू करेगा, देख सकते हैं वैल्यू फिर से घटना शुरू कर देगा। फिर से जब 180 डिग्री पे आ जाएगा पीछे तो फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से ये E नोट नीचे की तरफ झुकेगा, फिर से इसको हम ड्रॉप करेंगे। अब ये बढ़ रहा है लेकिन किधर की तरफ, तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा E नोट, फिर घूम के चल जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं, तो फेजर डायग्राम्स में करंट और वोल्टेज को हम लोग वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं, एंड दीज क्वांटिटीज द करंट एंड द वोल्टेज दे आर मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए नजर आते हैं। ठीक, सो इफ दे आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, आई कैन राइट how to draw the phasor diagrams for the current and voltage for the resistive circuit. So I can write, अगर ये किसी पर्टिकुलर टाइम का EMF हो थीटा डिग्री पे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y एक्सिस पे, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF दिखाएगा E। और क्योंकि करंट का मैक्सिमम वैल्यू वो भी सेम टाइम फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो और ये थोड़ा सा स्लो कम होगा ई नॉट से, तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया ये। सो जिस तरीके से करंट घूमेगा वैसे वैसे ही, जिस तरह से वोल्टेज मूव करेगा वैसे वैसे भी करंट मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पे, सेम जगह पे होगा, बट उसके वैल्यू थोड़ा सा कम होगा। सो दैट इज द फेजर डायग्राम फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट। That is the phasor diagram for the resistive circuit. ठीक, okay, now let's go for the next topic, and the next topic is AC circuit containing inductor। एक AC सर्किट है जिसमें क्या लगा है, इंडक्टर लगा है। तो अगर हमारे पास इंडक्टर है तो उसका हम लोग को क्या निकालना है, तो फेजर डायग्राम हमको उसके लिए हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, E और I के बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। तो ले लेते भाई एक इंडक्टर, इसको जोड़ देते हैं एक सर्किट के साथ, ये L है। ठीक, तो अगर ये L है, ये इंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, सो हमारे पास इक्वेशन तो है ही, किसका इक्वेशन है, EMF का। E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं भाई। तो अगर इसके EMF E है तो हम मूव करते हैं, तो ये हो गया E, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो भाई पढ़े हैं LdI/dt, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज कम्स टू बी 0। तो E इक्वल टू E माइनस LdI/dt इक्वल टू 0, और E इक्वल टू आ गया LdI/dt। ये हमारा इक्वेशन आ गया किसका, तो EMF का। नाउ यहाँ से हो जाएगा E/L इक्वल टू DI/dt, E/L इक्वल टू DI/dt, और DI इक्वल टू Edt/L, DI इक्वल टू Edt/L, E इक्वल टू हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी dt/L। ठीक है ना, DI इक्वल टू हो गया E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी dt। नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई, DI का इंटीग्रेशन I, E नॉट बाई L क्या है, कॉन्स्टेंट, बाहर रहने दिया, E नॉट बाई L को बाहर रहने दिया, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक, तो ये हो गया माइनस या E नॉट बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। देखिए तो साहब, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस 90 क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो गया E नॉट बाई ओमेगा L
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो गया आई का वैल्यू, तो आई इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, नाउ अगर इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ से, करंट से, अगर करंट के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो सकता है या जो भी है, दैट इज द फेज। आई नॉट की जो पे क्या है, ई नॉट बाई ओमेगा है, तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू हो गया ई नॉट बाई ओमेगा एल, आई नॉट इक्वल टू हो गया ई नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि ई नॉट बाई ओमेगा एल तो हमारा टर्म है, ठीक है ना, ई नॉट बाई ओमेगा एल हमारा टर्म है हमारे पास यहाँ पे है। आई नॉट इक्वल टू लिखते हैं ई नॉट बाई ओमेगा एल, या बेसिकली अगर हम बात करें तो ई नॉट बाई आई इक्वल टू ई वी बाई आर होता है, तो ये रेजिस्टेंस का एक टर्म होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इंडक्टर लेते हैं, इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स एल से, जहाँ पे एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल और एक्स एल को बोलते हैं ओमेगा एल। ठीक है, एक्स एल इक्वल टू होता है यहाँ पे ओमेगा एल, और एक्सल को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। जो एक्सल है वो है ओमेगा एल, और एक्सल इज सिंपली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। एक्सल इज नथिंग बट सिंपली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो एक्सल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड ओमेगा एल इज सिंपली नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। मीन्स वो पार्ट जो एक्ट करता है रजिस्टर में, रजिस्टर की तरह किस में था, इंडक्टर में। सो एक्सल इक्वल टू ओमेगा एल, और इसको हम लोग 2 पाई न्यू एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द करंट, एंड करंट इज इक्वल टू सिंपली ओमेगा एल और 2 पाई न्यू एल। तो हमारे पास E का इक्वेशन था E नॉट साइन ओमेगा टी, और I का इक्वेशन हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। That means in this case the current is lagging the voltage by phase angle of 90 degree। जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग वेव डायग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करें, अगर इसको हम वेव डायग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारा वेव डायग्राम कैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले E को टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी का, और क्योंकि करंट हमारा 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो जीरो जब होगा तब ये करंट निगेटिव होगा। सब कुछ पीछे पीछे चलेगा, तो करंट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा। ये ग्राफ हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सिंपली जो वैल्यू उसमें आ रहा था 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, उससे 90 डिग्री पीछे, तो ये 0 है तो उस पर माइनस में है, मैक्सिमम है तो 0 है, 0 है तो मैक्सिमम है, मिनिमम है तो 0 है, और 0 है तो फिर मिनिमम है।
यानी जो केस आई के साथ हो रहा है ई के साथ, जो कुछ ई के साथ हो रहा है आई के साथ जस्ट वो 90 डिग्री पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये इंडक्टिव के केस में, इंडक्टर के केस में करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे पीछे चल रहा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारा फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम तो हो गया, हमको फेजर डायग्राम करने हैं। तो फेजर डायग्राम हमारा कैसे फाइंड आउट करना? तो फेजर डायग्राम में क्या होता है भाई, फेज दिखाते हैं। तो ये हमारा ई इक्वल टू ई नोट का हो गया, मान लेते हैं ओमेगा टी टाइम पे हमारा ई नोट हो गया। तो इसका वैल्यू शो करेंगे, तो वैल्यू कैसे शो करेंगे? तो वैल्यू हो गया हमारा ये, और आई किधर होगा? तो आई जस्ट आई इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा, देख रहे ना। इफ ये रिलेशनशिप को शो करता है ई और आई के बीच, और ये बता रहा है कि आई जो है ई से 90 डिग्री नीचे नीचे चल रहा है। तो ये हमारा वेव डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम हो गया किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वेव डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस, फेज डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो दिस इज इट, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर सर्किट देखेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे क्लास यहीं तक हम लोग टॉपिक को रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।